नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ जाए, इंस्टा पर नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा सभी को बताया कि अगर आप लोग बीएड की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग जो हमारा पेड बैच जो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो एकदम बिल्कुल न्यू वाला जो टॉपिक रिविजन वाइज जो आपका स्टार्ट हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी क्लासेज जो आपकी 25 अप्रैल से यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ पर जितने भी आपके हिंदी, रीजनिंग, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सब की जो है पूरी की पूरी आपको यहाँ पर पूरा टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर रिवीजन करवाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो इस वाले बैच से आप जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर 499 में अभी क्या क्या मिल रहा है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको ये चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। साथियों आपको यहाँ पर इसमें अर्जुन टेस्ट सीरीज भी जो इंक्लूड किया गया, जो एकदम नया वाला लेटेस्ट टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे, वो भी आपको यहाँ पर जो ऐड किया गया है। और साथ ही साथ तो जब आपका लास्ट में आपके पास जब 10 दिन बचेंगे तो आपको यहाँ पर 5 फुल मॉक टेस्ट, जैसे आपका पेपर हॉल में जैसे पेपर होता है उस तरीके का पेपर करवाया जाएगा। और 5 जो है प्रीवियस ईयर जो आपको फुल टेस्ट करवाए जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे। बहुत सारी जो चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। कैसे आपको जुड़ना है वो सिंपल सा प्रोसेस है। एक हमारा ऐप है DOG ऑफिशियल ऐप। इस ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप उस लिंक पे जो है क्लिक करके आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको ओपन करिए, उसके बाद आप कोर्स वाले सेक्शन में जाओ, आपको यहाँ पर दिख जाएगा 45 डेज टॉपिक वाइज रिवीजन। ये जो अर्जुन बैच कह सकते हैं, अर्जुन बैच आपको मिल जाएगा। तो ये बैच आप लोग यहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करके जो इसको परचेज कर सकते हैं। अभी प्राइस आपका जो है कितना चल रहा है भाई? अभी आपका प्राइस 499 चल रहा है। ठीक है, ये 25 अप्रैल तक ये ऑफर जो है आपका वैलिड है। 50% अभी आपका ऑफ चल रहा है। आफ्टर 25 अप्रैल ये जो प्राइस आपकी बढ़ जाएगी। तो आप इसको अभी देर मत करो, इसको यहाँ पर जा करके इसको परचेज कर लो। आपको गूगल पे, फ़ोन पे, आप किसी भी के थ्रू जो इसको पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपनी इस क्लास की तरफ। जिसको भी इसके बारे में जानकारी चाहिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को, आज के सेशन को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ जाए, इंस्टा पर नहीं फॉलो किया तो फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा सभी को बताया कि अगर आप लोग बीएड की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप चलिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार डियर गुरुजी में। चलिए भैया जल्दी जल्दी से आप सभी लोग एक बार जुड़ जाइए, जिससे क्लास को जल्दी ही शुरू कर दिया जाए। चलिए, हाँ, ये आपकी हिंदी की जो है क्लास चल रही है, जो महत्वपूर्ण श्रृंखला के साथ पर डे आपके साथ आपके बीच में चलती है। तो देखेंगे, पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। कहा गया ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है। आप सभी को बताना है कि ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा क्या है, जल्दी जल्दी से बताएंगे। तो आप लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है? मुंडा। ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है भैया? आप लोग जानते हैं मुंडा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है भैया? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग जानते हैं मुंडा, मुंडा ऑस्ट्रो जो है एशियाई या ऑस्ट्रिक परिवार की प्रमुख भाषा है, जिससे मध्य और पूर्वी भारत में लगभग 90 लाख, कितना 90 लाख लोग बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो आप सभी को याद रखना है, मुंडा जो है झारखंड राज्य की एक प्रमुख आदिवासी जनजाति का भी नाम होता है। आप लोग जानते हैं मुंडा झारखंड की एक क्या है? प्रमुख जनजाति का भी नाम है। तो लेकिन ऑस्ट्रिक परिवार की अगर प्रमुख भाषा बोली जाए तो कौन सी है? मुंडा है। आप सभी को याद रखना है। आगे देखो, नेक्स्ट कहा गया दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? आपको बताना है इन विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। जल्दी जल्दी से बताओ। ये क्वेश्चन 2017 के जो है आपके एग्जाम में आ चुका है, तो फटाफट बताओ किसका है। आप लोग जानते हैं जो द्रविड़ है वो कन्नड़ परिवार की भाषा है।
आसान सा है, ये बहुत टफ नहीं है। इसके पहले वाला थोड़ा सा मॉडरेट था कह सकते हैं, लेकिन जो कन्नड़ है ये क्या है, द्रविड़ परिवार की जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है। कौन सी? कन्नड़। आप सभी को याद रखेंगे। इसके अलावा भी कौन कौन सी हो सकती है? तमिल, तेलुगु एवं मलयालम भी द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। कौन सी? इसके अलावा तमिल जो है, तेलुगु और मलयालम। इसके अतिरिक्त भी ये क्या है, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। कौन कौन सी आप लोग जानते हैं? तो तमिल, तेलुगु एवं मलयालम। चलो आगे देखो नेक्स्ट। यहां पे आपको दिख रहा है, आपसे अच्छा अगर ये बताइए, अगर हम आपसे ये पूछ लें कि उड़िया भाषा जो है किससे, उड़िया भाषा की अगर हम बात करें तो ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आप बता सकते हैं? तो आप लोग जानते हैं, अगर हम एक भोलानाथ हैं, भोलानाथ तिवारी के अनुसार अगर हम समझें तो बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुए। कौन? असमिया, उड़िया, बंगला, बंगाली जिसे कहते हैं हम, क्या कह सकते हैं? बंगाली कह सकते हैं, असमिया, उड़िया, बंगाली और मागधी। और कौन? मागधी। ये जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आप लोग जानते हैं, ये जो है असमिया, ये मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किस अपभ्रंश से? मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से विकसित। ठीक है, किसके अनुसार? भोलानाथ के अनुसार, भोलानाथ तिवारी के अनुसार अगर आपसे कहा जाए तो आप सभी लोग इसे याद रखेंगे। कौन सी? बंगाली, उड़िया, असमिया। फिर से बता रहा हूं, बंगाली, उड़िया, असमिया और बिहारी, 4 होता है। कौन? और एक बिहारी। इन सभी को आपको याद रखना है। इससे ये कहा जाता है, ये भोलानाथ तिवारी के अनुसार बता रहा हूं, याद रखिए, भोलानाथ तिवारी के अनुसार। आगे देखो नेक्स्ट। बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बताएंगे, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू। चलो, तो आप लोग जानते हैं बांगरू ये क्या है? पश्चिमी हिंदी। अगर हम बात करें तो बांगरू आप लोग जानते हैं पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। बांगरू को हरियाणी तथा हरियाणवी भाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? इसे हरियाणवी भाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा? हरियाणी भाषा। हरियाणी भाषा है ये। किसके वर्ग के अंतर्गत आता है? पश्चिमी हिंदी जो है उपभाषा वर्ग के अंतर्गत ये आता है। आप सभी को याद रखना है। क्लियर है? चलो, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अब ये बताइए, हरियाणवी या बांगरू किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो आप लोग जानते हैं किससे हुई है? पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। कौन सी? हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आप सभी को याद रखना है। ठीक है? हाँ, चलो आगे देखा जाए। अगला देखो नेक्स्ट।
कहा गया है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। सबसे आसान प्रश्न आ गया, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। आप लोग जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होता है, या कहीं कहीं पर अक्षर दिया रहता है, या कहीं कहीं पर ध्वनि दिया रहता है। जो आंसर में रहेगा उसे हम लगाएंगे। यह है भाषा की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन नंबर डी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही होता है। जो शब्द है ये अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई अर्थ के आधार पर, याद रखेंगे अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। व्यंजन, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। आप लोग जानते हैं व्यंजन उन्हें कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, और स्वर उसे कहते हैं स्वतंत्र होते हैं जिनको जिनकी उच्चारण करने के लिए किसी की आवश्यकता ना हो, स्वतंत्र बोले जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो आप याद रखेंगे। पुनः आ गया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, पुनः वही आप कहेंगे वर्ड। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जैसे आई, पुनः आप क्या लगाएंगे, वर्ड ही लगाएंगे। बिल्कुल यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे, वर्ड ही होगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से संज्ञा शब्द है, इसमें से बताओ संज्ञा शब्द कौन सा है। जल्दी जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सी संज्ञा है। चलो तो आप लोग जानते हैं कि संज्ञा, आप जो है आप सर्वनाम है, ये क्या है, सर्वनाम है। चलना क्या है, क्रिया है। लंबा क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण। तो बचा क्या, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो। बचा क्या, आकाश। क्या बचा, आकाश। आकाश क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाए, सॉरी संज्ञा हो जाएगा। आकाश क्या हो जाएगा, संज्ञा। आप लोग जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, आम, मिठास जो है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे। क्लियर है। हाँ, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। अब आप जल्दी से बताओ कौन सा संज्ञा है। आप लोग जानते हैं यह क्या है, सर्वनाम है। पुराना, नया, ये सब क्या है, आप लोग जानते हैं विशेषण है। पहाड़ क्या है, संज्ञा है। किस प्रकार का संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। कैसा संज्ञा है, यह जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ हो गया, पहाड़ के अलावा नदी हो गया, नदी हो गया, नदी के अलावा क्या हो गया, माह हो गया, दिन हो गया। ये सारे के सारे क्या है, जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे। पक्षी हो गया, ये सारे के सारे जातिवाचक आएंगे। ठीक है, हाँ, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सारे के सारे आ जाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जितने लोग आंसर कर रहे हो आप सभी का एकदम सही है। चलो, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है, बहुत आसान है। हिंदी में केवल 2 लिंग का प्रयोग होता है। एक होता है कौन सा, एक होता है हिंदी में केवल कितने लिंग का प्रयोग होता है, 2 लिंग का प्रयोग होता है। एक होता है स्त्रीलिंग, एक होता है पुल्लिंग। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, केवल 2 लिंग का प्रयोग होता है। कौन कौन से, एक तो हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग और एक हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, चलो आगे देखो।
कहा गया अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? जरा बताओ। अपवाद को छोड़कर बताना है, ध्यान देना। अपवाद को छोड़ दो, अपवाद की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो सभी के सभी वर्णमाला के सभी अक्षर जो हैं किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। वर्णमाला के सभी अक्षर किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं, किंतु अपवाद स्वरूप के रूप में, ठीक है, आप सभी को याद रखना है, किंतु अपवाद स्वरूप के रूप में जो है क्या हो जाएगा? चलो बताइए। एक ही है ये चार्ज है कि नहीं? ये बहुत कम चार्ज है। तो उतना जितना चार्ज है उतना ही हम किए थे। एक था वो पता नहीं एकदम स्विच ऑफ, तो उसको हम नहीं देखे थे, यही देखे थे। हाँ, मैंने इसको यहाँ पे लाके चार्ज करके लेके गए थे बस। दोनों तो तुम्हारे सामने रखे गए थे, तो वहीं पे होगा वो, उसके घास जहाँ है, कंफर्म नहीं है। ये सारे आप सभी को याद रखना है अपवाद के रूप में अगर हम बात करें, ठीक है भैया। अब आवाज आई? अब आवाज आ रही है? फिर ठीक है। चलो, तो क्या बताएंगे? अपवाद के रूप की अगर हम बात करें तो अपवाद के रूप में कौन कौन है? हरस और दीर्घ, ई और री, ये जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सभी के सभी किस में होते हैं? वर्णमाला किस में होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, वचन किसका बोध कराता है? वचन, मैंने अभी हाल ही में आपको बताया, वचन जो होता है वह प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है। प्राणी या वस्तु के एक होने का बोध कराएगा, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का बोध कराएगा, प्राणी या वस्तु के लिंग। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध जो कराता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहा जाता है। और वचन जो होता है वो कितना, हिंदी में वचन कितने होते हैं? अगर हम बात करें हिंदी में वचन कितने होते हैं? वचन हिंदी में कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है एक वचन, एक होता है बहुवचन, जिसमें जब किसी संज्ञा सर्वनाम जो है विशेषण और क्रिया के जिस रूप से एकत्व का पता चले वहां पर एक वचन, और जहां पर बहुलता यानी एक से अधिक का बोध हो वहां पर बहुवचन हो जाता है। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो आंसर कर रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कहा गया हिंदी में कितने वचन है? मैंने अभी बताया दो वचन है, एक वचन और बहुवचन। कितने होते हैं? दो। ऑप्शन नंबर एक जो आंसर कर रहे हैं कितने होते हैं? दो। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन, बस दो ही होते हैं। ये जितने लोग आंसर कर रहे हैं उनका सही है। कहा गया निम्न में से सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम शब्द हो जाएगा? तो जानते हैं पढ़ना क्रिया है, घर संज्ञा है, गहरा भी विशेषण है। तो सर्वनाम कौन है? वह क्या है? वह सर्वनाम है। किस प्रकार का सर्वनाम है? आप लोग जानते हैं जो वह है ये दो सर्वनाम में आएगा। या तो जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष बन जाएगा, या तो क्या होगा पुरुषवाचक का अन्य पुरुष बन जाएगा, या तो ये निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग में लाया जाता है वह। तो ये क्या है? वह सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा, ठीक है। चलो
अगला, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? जल्दी से बताओ, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? तो आप लोग जानते हैं सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। देख लो 6 कौन कौन से हैं। एक होता है पुरुषवाचक, एक होता है निजवाचक, एक होता है निजवाचक, एक होता है निश्चयवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक, एक होता है निश्चयवाचक हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक के बाद क्या होता है? संबंधवाचक आता है। संबंधवाचक। एक होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक होता है। ठीक है, चलो देखो, एक हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6। पुरुषवाचक के भी भेद होते हैं 3। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। ठीक, तो ये आप सभी को याद रखना है। कितने होते हैं जो है सर्वनाम? 6 सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। चलो, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताना है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, ध्यान देना है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा, ध्यान देना, जो शब्द यहां पर लिख देता हूं, जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम दोनों का, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, याद रखेंगे। जैसे राम सुंदर है, तो ये क्या है? राम संज्ञा है और ये उसकी क्या है? विशेषता बता रही है। कैसा है? सुंदर है। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द, क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहलाते हैं। क्रिया, किसी कार्य का करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। किसी कार्य का करना या होना जहां पाया जाए क्रिया, यह विशेषण ऑप्शन नंबर बी। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आप सभी को ये भी याद रख लेना है। चलो,
कहा गया जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं, ध्यान दो, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग विशेषण ही कहते हैं। पुनः देखो प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं इस प्रकार से। पहली बात कहा गया जिस विकारी शब्द इसमें से कौन सा है, ठीक है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा का मतलब संज्ञा स्वयं विशेष से होता है, संज्ञा स्वयं विशिष्ट होता है, ये तो होगा नहीं। विशेषण एवं विशेष्य संज्ञा स्वयं जो है अपनी मर्यादित व्याप्त नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही बचेगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है। मैंने अभी बताया कि संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जितने लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम सही है। आगे कहा गया किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो मैंने कहा किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रिया। तो क्रिया आप लोग जानते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, सोना, हंसना, उठना, बैठना, चलना, जाना, आना, ये सारे के सारे आदि क्या है, क्रिया है। क्रिया के दो भेद होते हैं। अगर कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक होता है आकर्मक, एक होता है साकर्मक। आकर्मक क्रिया, साकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो, जिसमें कर्म विद्यमान ना हो, जिसमें कर्म ना हो, जिस वाक्य में, ऐसे लिखना पड़ेगा, पूरा नहीं लिखेंगे, जिस वाक्य में कर्म विद्यमान ना हो उसे हम आकर्मक कहते हैं। जिसमें कर्म विद्यमान हो या जो क्रिया कर्म सहित हो या जो क्रिया कर्म रहित हो। अगर कर्म रहित है तो आकर्मक, कर्म सहित है तो साकर्मक। इसे लिख सकते हो कर्म रहित क्रिया, कर्म रहित क्रिया शार्ट भाषा में लिख लो, और कर्म सहित क्रिया क्या होगा, कर्म सहित क्रिया। अब लिखना, पढ़ना, ये क्या है, साकर्मक हो जाएगा। सोना, हंसना, उठना, ये सारे के सारे क्या होंगे, आकर्मक हो जाएंगे। आपको याद रखना है, वैसे आपको क्रिया याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो लोग आंसर कर रहे हैं उनसे भी एकदम सही हो जाएगा। संज्ञा आपको मैंने इसके पहले ही जस्ट बताया है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अगर हम कहा जाता है धातु में ना प्रत्यय जोड़ दें, तो धातु में ना प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बन जाता है, क्रिया बन जाता है। क्या बनता है, क्रिया बन जाता है। जैसे धातु का मतलब चल, ये मूल शब्द है, चल में ना जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, चलना हो गया। पढ़ मूल शब्द है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ दिया गया तो क्या हो गया, पढ़ना हो गया। तो मूल धातु क्या है, ये पढ़, चल, लिख, ये सारे के सारे क्या है, मूल धातु हैं। आप सभी को याद रखना ये धातु है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो आगे देखा जाए।
आगे देखो नेक्स्ट। कारक के भेद। कारक कुल कितने होते हैं? कुल कारक कितने होते हैं जरा बताओ। कारक आप लोग जानते हैं कारक कुल कितने होते हैं? कुल कारक 8 होते हैं। कुल कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कुल कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। अब आपको याद रखना है 8 कौन कौन सा होता है? कर्ता, दूसरा कर्म, करण, अपादान, अधिकरण, संप्रदान, संबंध, और 8वां संबोधन। कौन सा? 8वां कौन सा होगा? संबोधन कारक होगा। क्लियर है? हाँ, कर्ता क्या क्या होगा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। कितने होते हैं? 8 होते हैं, याद रखना है। इसके पहले एक क्वेश्चन छूट गया, कहा गया आचार्य किशोरीदास बाजपेयी, आचार्य किशोरीदास बाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक होते हैं? ये पूछ लिया जाता है कि आचार्य किशोरीदास बाजपेयी के मत के अनुसार हिंदी में कितने कारक होते हैं? तो आप लोग जानते हैं कितने कारक होते हैं? तो 6 कारक होते हैं। कितने होते हैं? 6। इन्होंने किसको? संबोधन और संबंध को नहीं माना है। संबोधन और संबंध को मान्यता नहीं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ये जो आचार्य किशोरीदास बाजपेयी हैं, ये जो कौन है? आचार्य किशोरीदास बाजपेयी हैं। याद रखेंगे ये जो आचार्य किशोरीदास बाजपेयी है ना, ये क्या है कि ये मूल भाषा से चीजों को ज्यादा रिलेट करते हैं। तो मूल भाषा का मतलब संस्कृत भाषा। आप लोग जानते हैं संस्कृत भाषा में भी 6 ही होता है। संस्कृत भाषा में भी क्या होता है? संस्कृत भाषा में भी कारक को 6 ही माना गया है। कितना? 6 ही माना गया है। कितना माना गया है? 6 ही माना गया है। संस्कृत में भी कारक को कितना माना गया? 6। इसी कौन कौन को छोड़ा गया? संबोधन और संबंध को छोड़ा गया। इसीलिए आचार्य जो है किशोरीदास बाजपेयी जी भी इसको कितना मानते हैं? 6 ही मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग आंसर कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम सही है। क्लियर है? आगे देखो नेक्स्ट। कहा गया है निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है? काल क्रिया के घटित होने का समय क्या कहलाता है? काल क्रिया के घटित होने का समय जो होता है क्या कहलाता है?
काल कहलाता है, क्रिया के घटित होने का जो समय है काल कहलाता है। क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य या व्यापार का समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलो, व्याकरण में काल का अर्थ क्या है? तो व्याकरण में काल का अर्थ समय से होता है। काल का मतलब क्या है? समय। भाई समय बताएगा, काल बताएगा तो समय। काल कौन कौन सा होता है? मुख्य रूप से काल 3 होते हैं। कौन कौन सा? भूतकाल, भविष्य जो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल का मतलब जो बीत चुका है, भविष्य काल का मतलब जो भविष्य में होने वाला है, वर्तमान का मतलब जो हो रहा है। तो ये समय को ही तो बता रहा है, तो समय का बोध कराता है, इसलिए क्या होगा? व्याकरण में काल का अर्थ क्या होगा? समय ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर जो कर पा रहे हैं उन सभी का एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, बताना है वाच्य किसके अनुसार बनता है। बताना है जो वाच्य है वह किसके अनुसार बनता है? कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार? तो आप लोग जानते हैं सबसे पहली बात तो जो वाच्य होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। एक होता है कौन सा? कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य। एक होता है कौन सा? भाववाच्य। कौन सा होगा भैया? भाववाच्य। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य में क्या होगा? जिसमें कर्म की प्रधानता हो वहां कर्मवाच्य, जहां पर कर्ता की प्रधानता हो वहां कर्तृवाच्य, जहां पर कर्म और कर्ता दोनों की प्रधानता ना हो वहां पर भाववाच्य के अनुसार, जो है भाव के अनुसार बनाया जाता है। तो उपरोक्त सभी के अनुसार वाच्य बनता है। ऑप्शन नंबर डी जो लोग आंसर कर रहे हैं उन सभी का एकदम से सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे देखा जाए। कहा गया वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो वाच्य के प्रकार कितने हैं? आप लोग जानते हैं वाच्य के मैंने अभी बताया कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। कौन कौन सा? भाववाच्य, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। 3 ही होते हैं, मैंने अभी आपको बताया क्या होते हैं? 3 होते हैं। क्लियर है? चलो, आज का यह आपके लिए होमवर्क है। आप लोग अभी जस्ट कमेंट बॉक्स में छाप देंगे, ऑफलाइन क्लास खत्म होने के बाद छापेंगे इस प्रश्न का आंसर। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम स्टूडेंट।